हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, गुड इवनिंग, शुभ संध्या। एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन है। भारतीय संविधान के स्रोत, सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक होगा और यहाँ से भी प्रश्न पूछे जाने की आपकी संभावना रहती है। इंडियन पॉलिटी, भारतीय संविधान के एक सीरीज चल रही है, एक श्रृंखला चल रही है जो आने वाले सभी वनडे एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होगी। और इस श्रृंखला के अंतर्गत अभी तक आपने भारतीय संविधान का सामान्य परिचय और साथ ही साथ भारतीय संविधान में वर्णित अनुसूचियां, कितनी अनुसूचियां हैं और उसमें कौन कौन सी चीजें कही गई हैं, कौन कौन सी बातें कही गई हैं, किससे रिलेटेड है, वो मैंने आपको बता दिया है। ये दोनों ही वीडियो जो है भारतीय संविधान की प्लेलिस्ट में जो है उपलब्ध होंगे। आप उस पर जाकर सर्च करके प्रॉपर इनको देख सकते हैं, उनका प्रॉपर नोट्स तैयार कर सकते हैं। निश्चित रूप से यह आपके लिए बेनिफिशियल होगा, है ना। आइए शुभारंभ करते हैं आज की इस छोटे से क्लास का। अगर आप चैनल में पहली बार आए हैं, किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, यहाँ पर जुड़िए। निश्चित रूप से जो है आपको यहाँ पे ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो लाभदायक है प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। शुभारंभ करते हैं। भारतीय संविधान की अगर बात करिएगा, भारतीय संविधान में जब संविधान को अंगीकृत किया गया था, मूल संविधान में कुल अनुच्छेदों की संख्या 395, 8 अनुसूचियां और साथ ही साथ 22 भाग आपके थे। विभिन्न संविधान संशोधन हुए, जिसके पश्चात वर्तमान समय में कुल 395 अनुच्छेद या कहिए 450 से अधिक अनुच्छेद आपके पास हैं इस समय, और 12 अनुसूचियां हैं और आपके लगभग 25 भाग आपके इस समय हैं आज की डेट में। संविधान के निर्माण के समय कई देशों का अध्ययन किया गया था, कई देशों का अध्ययन किया गया, कई देशों के संविधान का अध्ययन किया गया और उनके जो अच्छे गुण थे उनको आत्मसात किया गया है, स्वीकार किया गया है। और किस देश के संविधान से क्या लिया गया है वह आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। सबसे पहले अगर ग्रेट ब्रिटेन की बात करिएगा, भारतीय संविधान का जो सबसे बड़ा स्रोत है भारत शासन अधिनियम 1935, मैक्सिमम सोर्सेज जो है वह भारत शासन अधिनियम 1935 से लिए गए हैं। इसके अलावा कुछ आपके फुटकर सोर्सेज हैं जो पर्टिकुलर किसी न किसी देश से लिए गए हैं। सबसे पहले अगर ब्रिटेन की बात करिएगा, ग्रेट ब्रिटेन से क्या क्या चीजें ली गई हैं? पार्लियामेंट्री सिस्टम, संसदात्मक शासन प्रणाली है, एकल नागरिकता है, विधि निर्माण प्रक्रिया है और साथ ही साथ औपचारिक प्रधान के रूप में जो राष्ट्रपति की स्थिति है, ठीक है ना। संसदात्मक शासन प्रणाली मतलब प्रजातंत्रात्मक शासन का या कह लीजिए डेमोक्रेसी का वह स्वरूप जिसमें सरकार के दो सर्वोच्च अंग कार्यपालिका और व्यवस्थापिका का समन्वय होता है, एक दूसरे के प्रति उत्तरदायी होते हैं। ऐसी शासन प्रणाली को पार्लियामेंट्री सिस्टम या संसदात्मक शासन प्रणाली के रूप में जाना जाता है। भारत सरकार की या किसी भी सरकार के 3 अंग होते हैं, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें 2 सर्वोच्च अंगों व्यवस्थापिका एवं कार्यपालिका के मध्य समन्वय होता है उसको आप संसदात्मक शासन प्रणाली के रूप में जानते हैं। और ऐसी व्यवस्था जिसमें इन दोनों के बीच में समन्वय नहीं होता है, एक दूसरे के प्रति उत्तरदायी नहीं होते हैं, किसी एक दूसरे के प्रति कार्यों में इंटरफेयर नहीं करते हैं, वह आपका शासन का अध्यक्षात्मक स्वरूप है। दोनों ही डेमोक्रेसी है, चाहे अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली हो और चाहे संसदात्मक शासन प्रणाली हो। हमारे यहाँ भी डेमोक्रेसी है, भारत में भी डेमोक्रेसी है, प्रजातंत्र है और साथ ही साथ आपका जो है अमेरिका में भी है, दोनों जगह डेमोक्रेसी है, लेकिन दोनों की शासन प्रणाली क्या है, अलग अलग है। हमारे यहाँ संसदात्मक शासन प्रणाली है जो कि ली गई है ग्रेट ब्रिटेन से, और अमेरिका में अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली आपकी पाई जाती है। अगला आपका है एकल नागरिकता। एकल नागरिकता हम किसी भी राज्य में निवास करते हैं, किसी भी स्टेट में निवास करते हैं, किसी भी केंद्र शासित प्रदेश में निवास करते हैं, अंत में हम सभी क्या हैं, भारतीय हैं। हमारे यहाँ केवल एक नागरिकता है, चाहे यूपी के हो, चाहे बिहार के हो, चाहे राजस्थान के हो, चाहे गुजरात के हो, सभी क्या हैं, भारतीय हैं। लेकिन अमेरिका में ऐसा नहीं होता है। अमेरिका में दोहरी नागरिकता है, मतलब एक तो वह व्यक्ति जिस राज्य में स्टेट में निवास कर रहा है उस राज्य का निवासी होगा और एक आपका अमेरिकी होगा, है ना। तो पार्लियामेंट्री सिस्टम हो गया, एकल नागरिकता हो गया। विधि निर्माण प्रक्रिया, कानून बनाने की जो प्रक्रिया है यह भी जो है ब्रिटिश संविधान से ली गई है। और औपचारिक प्रधान के रूप में हमारे यहाँ भारत के राष्ट्रपति की स्थिति क्या है, औपचारिक प्रधान है। वास्तविक जो कार्यपालिका शक्तियां हैं वह प्रधानमंत्री और उसके मंत्रिमंडल में निहित होती हैं। तो ये चारों ही चीजें ध्यान रखिए कि चारों ही एग्जाम में पूछे जाते हैं। पार्लियामेंट्री सिस्टम हो गया, एकल नागरिकता हो गई, विधि निर्माण प्रक्रिया हो गया और साथ ही साथ औपचारिक प्रधान के रूप में जो है राष्ट्रपति की स्थिति वह अमेरिका, ये जो है ग्रेट ब्रिटेन से मतलब ब्रिटिश संविधान से लिया गया है।
यूएसए की बात करिएगा, यूएसए से सबसे महत्वपूर्ण चीज जो आपके लिए गई है फंडामेंटल राइट्स, है ना, मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकारों को लिया गया है कहां से? अमेरिका के संविधान से, संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। और इनका उल्लेख भारतीय संविधान के भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35, याद रखिएगा पूछा आता है, भाग पूछा जाए 3 बताइएगा, अनुच्छेद 12 से 35, है ना, भाग 3 में 12 से 35 में इनका उल्लेख है। इनको लिया गया है कहां से? संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से। इसके अलावा जस्टिस रिव्यू, न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति को लिया गया है अमेरिकी संविधान से। और सबसे लास्ट में आपका उपराष्ट्रपति की जो व्यवस्था है वह भी जो है अमेरिकी संविधान से लिया गया है। तो 3 चीजें अमेरिकी संविधान से याद रखिएगा। सबसे इंपॉर्टेंट जो आपसे पूछा जाता है फंडामेंटल राइट्स यानी मौलिक अधिकार। यहाँ पे एक चीज और ध्यान रखिएगा, संविधान की उद्देशिका का जो विचार है, संविधान की उद्देशिका का विचार अगर पूछा जाए कहां से लिया गया है तो वह भी अमेरिकी संविधान से लिया गया है। संविधान की उद्देशिका से 2 प्रश्न आपके बनते हैं। एक तो आपसे पूछा जाता है कि संविधान की उद्देशिका का विचार कहां से लिया गया है? संयुक्त राज्य अमेरिका से। और एक आपसे पूछा जाता है कि संविधान की उद्देशिका की जो भाषा है, जो भाषा शैली है, जो लैंग्वेज है, वह कहां से लिया गया है? वह ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है ना। आयरलैंड के संविधान की बात करिएगा, 3 महत्वपूर्ण तत्व आपके लिए गए हैं यहाँ से। और 3 कौन कौन से होंगे? सबसे ज्यादा जो आपसे पूछा जाता है डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल आपके हैं, या कहिएगा नीति निर्देशक तत्व, मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। लगभग कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं है जिसमें यह क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा गया है। 4 देशों का नाम ऑप्शन में दिया जाता है, कहेगा कि भारतीय संविधान की जो नीति निर्देशक तत्व हैं यानी डीपीएसपी है, यह किस देश के संविधान से लिया गया है? उत्तर आपका होगा आयरलैंड। और भारतीय संविधान के भाग 4, ठीक है, भारतीय संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक, अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक भाग होगा आपका 4 में डीपीएसपी का उल्लेख है। राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल की अगर बात करिएगा, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल की व्यवस्था कहां से ली गई है? यह भी आयरलैंड के संविधान से ली गई है। और साथ ही साथ भारत के राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा में 12 विशिष्ट क्षेत्रों से 12 लोग का जो मनोनयन की प्रणाली है, यह भी जो है वह आयरलैंड के संविधान से ली गई है। तो 3 देशों से आपके 7-8 हमने सोर्सेज मैंने आपको बता दिए हैं जो कि आपसे एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। इधर आइएगा, संविधान के उद्देश्य भाषा मैंने आपको पहले बता दिया है, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। और समवर्ती सूची की अवधारणा, जब मैंने आपको अनुसूचियां बताई थी वहां मैंने बताया था कि जो भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची है वह केंद्र राज्य संबंधों से संबंधित है। और इस अनुसूची में संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, ये 3 प्रकार की सूचियों का उल्लेख मिलता है। समवर्ती सूची में अगर देखा जाए तो समवर्ती सूची में ऐसे विषयों को रखा गया है जो राज्य और केंद्र दोनों ही स्तर से क्या होते हैं? महत्वपूर्ण होते हैं। और याद रखिएगा कि यह जो आपका समवर्ती सूची है, इसमें वर्तमान समय में कुल कितने विषय हैं? तो बताइएगा, 52 आपके विषय होंगे। कहां से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया संविधान से। उद्देश्य की भाषा, लैंग्वेज और समवर्ती सूची दोनों ही कहां से लिए गए हैं? ऑस्ट्रेलिया से। राष्ट्रपति की इमरजेंसी पावर, है ना, राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां, मोस्ट इंपॉर्टेंट मान के चलिएगा, यह भी आपसे कई बार पूछा गया है। अनुच्छेद 352, 356 और 360, 3 अनुच्छेद याद रखिएगा, हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं। अनुच्छेद 352 आपका नेशनल इमरजेंसी है, राष्ट्रीय आपात है। 356 आपका राज्य आपात है, राष्ट्रपति शासन। और अनुच्छेद 360 जो आपका है वह वित्तीय आपात है। यह 3 इमरजेंसी पावर है राष्ट्रपति की। और यदि जब राष्ट्रपति को ऐसा आभास होता है कि इन तीनों पे खतरा मंडरा रहा है तो उस कंडीशन में जो है वह इसका प्रयोग कर सकता है। कहां से लिया गया है? जर्मनी के बीमर संविधान से लिया गया है ना, इंपॉर्टेंट होगा। संविधान संशोधन की प्रक्रिया मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यह भी अनुच्छेद 368 याद रखिएगा। संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख कहां से लिया गया है? दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। अफ्रीका महाद्वीप का यह देश होगा। मूल कर्तव्य, यह भी इंपॉर्टेंट है, सोवियत रूस कहिएगा, सोवियत संघ कहिएगा। भाग 4 का और अनुच्छेद 51 का में जो है इसका उल्लेख है, तो यह भी आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। 42वां अमेंडमेंट आपको याद रखना होगा, 42वां संविधान संशोधन आपको याद रखना होगा। इसके तहत भाग 4 का और अनुच्छेद 51 का को जोड़ा जाता है और संविधान से सोवियत संघ से जो है 10 मूल कर्तव्यों को भारतीय संविधान में शामिल किया जाता है ना। अगर आपसे पूछा जाए कि मूल संविधान में कितने मूल कर्तव्य थे
जीरो, एक भी कोई भी मूल कर्तव्य नहीं था। इसको शामिल किया गया 42वें अमेंडमेंट 1976 में। और वर्तमान समय में कितने मूल कर्तव्य हैं? 10, 1, 11, क्योंकि आपका 86वां संविधान संशोधन के द्वारा जो है एक मूल कर्तव्य आपका और जोड़ा जाता है, 10, 1, 11 कर्तव्य आपके हो जाएंगे। कनाडा से आपके भारत के संघात्मक स्वरूप को लिया गया है। और यहाँ पे एक चीज याद रखिएगा कि कनाडा से ही संघ शब्द के लिए, देखिए संघ शब्द है ना, संघ शब्द के लिए दो शब्द आपके प्रयोग किए जाते हैं। एक तो आपका है यूनियन, एक है आपका यूनियन और एक आपका है फेडरल। ठीक है, संघ शब्द के लिए अंग्रेजी भाषा में दो वर्ड हैं। भारतीय संविधान में पूछा जाता है कौन सा प्रयोग किया गया है, फेडरल किया गया है या यूनियन किया गया है। तो भारतीय संघ के लिए जो है यूनियन शब्द का प्रयोग किया गया है। और यह कहां से लिया गया है? कनाडा के संविधान से लिया गया है ना। तो ये एक छोटा सा क्लास रहा जिसके अंतर्गत भारतीय संविधान से जितने भी सोर्सेज बनते हैं या इस टॉपिक से जितने भी प्रश्न आपके बनते हैं वह आपके यहाँ पे तैयार हो जाएंगे। उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा। आज के लिए फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद, हैव ए नाइस डे। और एक चीज और, जल्दी ही एसएससी जीडी का जो क्लासेस आपका है, ऑनलाइन क्लासेस, कई दोस्त लोग थे, कई शिष्य थे, प्रिय विद्यार्थी थे, इनका कहना था कि एसएससी जीडी की परीक्षा को ध्यान में रखकर लाइव सेशन आपका स्टार्ट होना चाहिए। और निश्चित रूप से मुझे भी ये लगा कि नहीं, ये सही बात है, क्योंकि आपकी परीक्षा अनाउंस हो चुकी है। 10 जनवरी को यह आपका एग्जाम होने वाला है। और इस परीक्षा को ध्यान में रखकर आने वाले समय में लगभग मान के चलिए दिसंबर, है ना, 1 दिसंबर या 30 नवंबर जो भी है, जो भी डेट होगी मैं अनाउंस कर दूंगा। रात को 8 से 9 बजे तक आपकी क्लासेस, आपकी लाइव सेशन रहेगा। इस सेशन में जरूर आप पार्टिसिपेट करिएगा। जो यूपी SSS पेड के लिए जो लोग ऑनलाइन बेसिस में जुड़े थे, उन लोगों का कहना था कि जो भी आपको चीजें बताई गई थी और निश्चित रूप से जो है वहां पे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था, तो निश्चित रूप से उस सफलता के बाद एक सफलता आपके लिए और इंतजार कर रही है। यहाँ भी आपको हूबहू सेम टू सेम प्रश्न मिलने वाले हैं। इसमें जरूर बढ़ चढ़ के हिस्सा लीजिएगा। धन्यवाद, हैव ए नाइस डे, गुड नाइट।